हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, और इसके सारे टॉपिक हम अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतर वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है वही अपने टॉपिक के अंदर शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ समझने वाले हैं, इसके बाद में इसका विकास कर्म देखने वाले हैं, और मनोविज्ञान का जो भी आधार है इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान जिसको इंग्लिश के अंदर साइकोलॉजी भी कहते हैं, तो इसके शब्द के अर्थ को पहले आप समझिए। मनोविज्ञान जो एक हिंदी भाषा का शब्द है, यहाँ पर अगर हम इसके दो टुकड़े करें तो दोस्तों बनता है मन प्लस विज्ञान, अर्थात मन के विज्ञान को जानना ही मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसॉफी का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और बाद में इसको एक अलग विषय का दर्जा दिया गया। मनोविज्ञान के अंदर पहले पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य इनके मन का अध्ययन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में मनुष्य के मन को जानना ही मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जो इंग्लिश भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, इसके अगर हम दो टुकड़े करें तो यहाँ पर बनता है दोस्तों साइकी और लोगोस, जो ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। यहाँ पर जो साइकी है इसका अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने मनोविज्ञान शब्द का अर्थ समझा है। तो आगे देखिए, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोइकिल ने किया था, और ये दोस्तों एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, सन 1590 के अंदर दोस्तों रुडोल्फ गोइकिल ने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं उनको भी आप देख लीजिए। जैसे मनोविज्ञान के आदि जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान के आधुनिक जो जनक है विलियम जेम्स को कहा जाता है। और दोस्तों ये पूरा वीडियो सुनने के बाद में आपको अपने आप ये सब कुछ याद हो जाएंगे। आप पहले इस वीडियो को सुन लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का विकास क्रम, यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप गौर करिएगा। दोस्तों, मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में समझा जाता था। एक तरह से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही भाग हुआ करता था, और इसकी जो परिभाषा सबसे पहले प्रचलित हुई थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और इसके बाद में इस परिभाषा को भी निरस्त कर दिया गया, इसको मानने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, उसके बाद में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, और वर्तमान में जो मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसको मानने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इसको समझिए। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 16वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जाना जाने लगा, और इसको मानने वाले जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, इनके नाम सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक भी हम आपको साथ में बता देंगे। अब आपको देखिए कैसे याद रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको एज्यूम करना है, जो मैं आपको बोलूँ वो आपके सामने लाना है, ठीक है दोस्तों। कोई व्यक्ति है वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर आप समझते हैं, उसकी कंडीशन सीरियस है और वो किसी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, मरने की कंडीशन में है। अब वो मर चुका है। आप देखिए उस आदमी को, वो सामने बिस्तर के ऊपर लेट रहा है, उसकी आत्मा बाहर निकल चुकी है। क्या आप उसकी आत्मा को देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते दोस्तों, हम अपनी आंखों से उस आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन आपको ये एक कल्पना करना है कि उसकी बॉडी बेड के ऊपर पड़ी हुई है, आत्मा बाहर निकल चुकी है। अब इसी से दोस्तों हम आपको अच्छी तरह से इसका जो विकास कर्म है वो याद करवा देंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यकीन मानिए, एग्जाम में जब सीधे क्वेश्चन आएंगे आप सीधा टिक कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रटना। 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। जो दार्शनिक है वो मानते थे कि अगर हम आत्मा को जान ले तो मनुष्य को हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आत्मा को क्या हम आंखों से देख सकते हैं? उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका रंग रूप, आत्मा शरीर के अंदर कहाँ रहती है, कोई पता नहीं है, अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। और इसी के चलते दोस्तों ये जो परिभाषा है धीरे धीरे फेल हो गई, इसको मानने से इनकार कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आत्मा के विज्ञान के रूप में मानने वाले कौन कौन से दार्शनिक थे, आप इनको कैसे याद रखोगे? तो याद रखने की ट्रिक आप समझिए।
दोस्तों कुछ लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रिक है। कुछ लोग हैं वो जा रहे हैं रास्ते के अंदर, ठीक है, और जाते समय उनको काफ़ी भूख लगी हुई है, अभी फ़िलहाल उनको काफ़ी भूख लगी हुई है, और रास्ते में चलते हुए उन्हें एक प्लेट मिली। क्या मिली? प्लेट, उसके अंदर बहुत सारा खाना था। तो उन्होंने खाने को खाया और तुरंत उनको डकार आ गई। क्या आ गई दोस्तों? डकार। और उनकी आत्मा क्या है? तृप्त हो गई। हम ऐसे ही तो बोलते हैं भाई, आत्मा तृप्त हो गई। जैसे भूखे इंसान को खाना मिल जाता है तो ऐसा ही बोला जाता है कि आत्मा तृप्त हो गई। अब दोस्तों ये आपको याद हो चुके हैं। अब देखिए रास्ते के अंदर तो ऐसे याद रखोगे, अरस्तु, ठीक है। और क्या मिली दोस्तों उनको? प्लेट से प्लेटो, और फिर क्या हुआ? डकार आ गई, डेकार्टे। तो ये देखिए दोस्तों, फिर उनकी आत्मा क्या हो गई? तृप्त हो गई। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रटना, एग्जाम में सीधे ऑप्शन आएंगे, आप तुरंत टिक कर दोगे। और ये दोस्तों 16वीं शताब्दी के अंदर माना जाने लगा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये आसानी से याद हो चुका है। आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जब परिभाषा फेल हो गई आत्मा के विज्ञान के रूप में, तब मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान जाना जाने लगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डेकार्टे है ना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो आत्मा है केवल मनुष्य के अंदर होती है, ये इन्होंने कहा था। अब देखिए आगे दोस्तों, मनोविज्ञान को फिर 17वीं शताब्दी के अंदर मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। जो दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इसको मानने वाले कौन कौन से दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक थे, तो इनके नाम भी आपको हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से अभी याद करवा देंगे। फिलहाल आप समझिए। अब देखिए दोस्तों, अब वापस वेंटिलेटर पर चलिए। आपने उस इंसान को देखा होगा जिसकी आत्मा बाहर निकल चुकी थी। अब वापस उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर लेके आइए, ठीक है, लेके आ गए। अब देखिए दोस्तों, उसका जो मन या मस्तिष्क है वो काम करना शुरू कर देता है। आत्मा जैसे ही आई, मन या मस्तिष्क काम करना शुरू किया। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ध्यान से समझिए। जो मन होता है दोस्तों, वो आत्मा का भाग होता है, क्योंकि हम बॉडी के अंदर मन को नहीं निकाल सकते। बॉडी के अंदर केवल मस्तिष्क होता है। आज भी दोस्तों बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन है, उनके मस्तिष्क आज भी प्रयोगशाला में सुरक्षित रखे हुए हैं, उन पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। अभी भी कुछ भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों ये किस समय की बात है? लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर। तो उस समय वैज्ञानिकों को, जो डॉक्टर है, वर्तमान में साइंटिस्ट है, उनको भी इतना पता नहीं था कि एक एक मनुष्य का मस्तिष्क या मन हम बाहर निकाल कर तो नहीं देख सकते ना। उसकी मस्तिष्क की जो संरचना होती है काफ़ी जटिल होती है। उस पर प्रयोग कर पाना, उसके बारे में जानना, मन को देखना, यह संभव नहीं था। इसी कारण दोस्तों ये जो मन या मस्तिष्क की जो परिभाषा है, ये भी आगे चलकर फेल हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको मानने वाले कौन थे? पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, बर्कली और लॉक। अब इनको आप कैसे याद रखोगे? यही काम की चीज़ है। तो इनको याद रखने की ट्रिक दोस्तों हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसको बराबर हमारा खून चाहिए। जो हमारा हार्ट होता है वो खून को पंप करता रहता है मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, और इसी कारण हमारा ब्रेन है वो काम कर पाता है, ठीक है। और जैसे ही अगर उसको ब्रेन को पंप खून नहीं हुआ तो ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, ब्रेन की डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आपको ये याद हो गया। अब देखिए दोस्तों, मस्तिष्क या मन इससे जुड़ा हुआ है पोम्पोनोजी, मतलब पंप करना होता है ब्लड को, ठीक है, हार्ट द्वारा, नहीं तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अब देखिए याद हो जाएगा, ट्रिक से आप सुनते जाइए। अब देखिए दोस्तों, पंप हो रहा है खून मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क ठीक तरह से काम कर रहा है और वो पढ़ाई कर पाता है, कोई भी चीज़ रीड कर पाता है, पढ़ पाता है। तो इसे आप याद रखोगे, थॉमस रीड कर पाता है। लेकिन अगर उसको बराबर खून पंप नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है, ब्रेन है उसकी डेड हो जाती है। ऐसे हम बोलते हैं ना, ब्रेन डेड है, ठीक है। तो ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन की मृत्यु हो जाती है। तो ब्रेन की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, अभी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने देखा होगा, बॉडी को फ्रिज के अंदर रखा जाता है, बर्फ़ के अंदर रखा जाता है। तो फिर देखिए दोस्तों, बरकली, मतलब उसको बर्फ़ के अंदर रख दो। अगर वो मर चुका है, ब्रेन जब उसकी डेड हो चुकी है, तो उसको बर्फ़ के अंदर रख दो और फिर उसको लॉक कर दो भाई, लॉक कर दो। अब देखिए याद हो गया, आपको आसानी से याद हो गया। ऐसी ट्रिक से आपको आसानी से पूरा टॉपिक हम क्लियर करवा देंगे।
अब देखिए दोस्तों, आगे चलकर एक नई परिभाषा निकल कर आई फिर। ये लगभग जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये परिभाषा 17वीं और 18वीं शताब्दी तक चली। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी आई, यहाँ पर जो दार्शनिक है उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है भाई, मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, चेतना का विज्ञान है। और इसको मानने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली और वाइप्स। इनको भी हम याद रखने की आपको ट्रिक बता देंगे, फिलहाल आप समझिएगा। साथ में यहाँ पर चेतना का अर्थ क्या है उसको भी आप समझना है। देखिए दोस्तों, वापस आइए वेंटिलेटर पर। जो वेंटिलेटर पर इंसान था उसके अंदर आत्मा वापस आ चुकी है। अब उसको कुछ महसूस होने लगा है। जैसे ही डॉक्टर उसके इंजेक्शन लगाता है, उसको दर्द होता है, उसके सर के ऊपर कोई हाथ रखता है तो उसको पता लगता है। मतलब हम कहते हैं कि वो होश में आ चुका है, उसकी चेतना जागृत हो चुकी है। दोस्तों, चेतना एक तरह से मन का भाग होता है। आगे चलकर हम देखेंगे मन के जितने भी हिस्से हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, इनको हम डेप्थ से आगे अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल आप देखिए, जो ये चेतन मन है उसका ही एक भाग है चेतना। और जो चेतना रहती है उसके बेसिस पे हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाते, बल्कि जो व्यक्ति का व्यवहार रहता है उसके अंदर उसका अर्धचेतन मन और अवचेतन मन भी काम करता है। फिलहाल आपको ये सुनना ही है दोस्तों, आगे चलकर आपको अच्छी तरह से समझ में ये आ जाएगा। जो चेतना है, जैसे व्यक्ति वेंटिलेटर पर था, उसके अब इंजेक्शन लगाते हैं या सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो उसको पता लग पाता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे आप उसके व्यवहार को नहीं जान सकते। उसके व्यवहार, व्यक्ति कैसा है, अगर वो मान लीजिए गुंडा है, डाकू है, तो भी उसको दर्द ही होगा। एक नॉर्मल इंसान है तो भी उसको दर्द होगा, उसकी चेतना वैसी ही रहेगी। तो चेतना के बेसिस पे हम व्यक्ति के बारे में कुछ खास पता नहीं कर पाते, बल्कि मनोविज्ञान का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को जानना। लेकिन चेतना के द्वारा हम व्यक्ति को नहीं जान सकते जब तक कि उसके हम मन के अर्धचेतन भाग या अचेतन भाग को नहीं जान सकते। जब तक हम उनको नहीं पहचानते तब तक व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। अब देखिए दोस्तों, यह परिभाषा भी आगे चलकर इसी कारण फेल हुई कि चेतना के बेसिस पे व्यक्ति के व्यवहार को नहीं जान सकते। इसको मानने वाले कौन थे, ये आप समझिए। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली और वाइप्स। अब आप इसको कैसे याद रखोगे भाई? जो वेंटिलेटर पर था इंसान, उसको होश आ गया। होश आते ही वो क्या बोला कि मुझे तो जेम्स वाली गोलियां खानी है। कौन सी वाली? जेम्स वाली। तो ध्यान रखना, विलियम जेम्स। अब इससे मिलता जुलता देखिए, जेम्स सली, ये दोनों आपको साथ में याद हो जाएंगे, ठीक है ना। जेम्स जेम्स दोनों के अंदर आ रहे हैं तो याद हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों उसने कहा ठीक है, मैंने जेम्स की गोलियां खा ली, अब मुझे वूट पहनने हैं। वूट जानते हो, बूट, जूते, वूट पहनने हैं। तो विलियम वुंट। अब देखिए क्या क्या उसकी डिमांड बढ़ रही है। पहले तो गोलियां खा ली, फिर बोल रहा है मुझे वूट पहनने हैं, और उसके बाद में बोल रहा है कि मेरी वाइफ कहाँ है। वाइफ को याद करा, अपनी पत्नी को। तो वाइफ, अब देखिए दोस्तों, ये आपको आसानी से याद हो गया ना। अब वो एज्यूम करिए वेंटिलेटर पर इंसान है, उसके सामने ये जेम्स वाली गोलियां लेकर आए हैं, फिर उसके जूते लेकर आए हैं, फिर उसकी वाइफ आ गई। अब आपको ये आसानी से याद हो जाएगा जैसे ही उसकी चेतना जागृत हुई। तो चेतना से संबंधित दोस्तों अब आपको ये याद हो चुके हैं ना, आसानी से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसकी सर्वमान्य जो परिभाषा है कि यह व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान है। इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे मनोवैज्ञानिक ये जो है, ये मनोविज्ञान को जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो इनके ही प्रयोग हमारे सामने आएंगे। इनके जो भी नाम है ना, वो अपने आप हम रटे चले जाएंगे, अपने आप हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट इनके ही है। तो लास्ट में जो मनोवैज्ञानिक बसते हैं, जैसे वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, यह सब कुछ व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान है, ऐसे ही मानने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे आप समझिए। जो विलियम मैकडूगल थे, विलियम मैकडूगल, यहाँ पर देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो हम आपको समझाने वाले हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी जो पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसके अंदर चेतना को एक बुरा शब्द बता दिया कि जो चेतना है एक तरह से बुरा शब्द इन्होंने कहा था। आगे देखिए दोस्तों, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, हम अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने 1879 के अंदर जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है उसके जनक कौन हो गए दोस्तों? विलियम वुंट। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? एग्जाम में यह बहुतों बार पूछा जा चुका है। याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है उस समय प्रयोग कर रहे थे, उनको इतना नॉलेज नहीं था,
तो उनके सर के ऊपर जूते लगने लगे। क्या लगने लगे? जूते। तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही ख्याल आया था कि जूतों के ऊपर ही हम प्रयोग कर ले। तो वूंट से याद रखना, विलियम वूंट। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान को प्रायोगिक मनोविज्ञान बनाने वाले थे कौन थे? विलियम वुंट। जर्मनी के अंदर इन्होंने लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये बहुतों बार पूछा जा चुका है। दोस्तों विलियम वुंट किससे संबंधित है? चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स, ये दोस्तों मनोविज्ञान के जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के ये जनक कहे जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के ये जनक भी माने जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब देखिए जो भारत है, भारत के अंदर 1916 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही हम अपने टॉपिक के अंदर ले रहे हैं, वही आपको समझा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जॉन लॉक, देखिए ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से अभी आपको समझा देंगे। जॉन लॉक ने कहा था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रेसा या कोरे कागज के समान होता है। उसके ऊपर जो भी आप लिखते हैं वो उसके दिमाग के अंदर फिट हो जाता है, उसके कागज में भर जाता है। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है, आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे ऑप्शन आएंगे तो आप तुरंत टिक कर दोगे। अब वापस दोस्तों आइए, एक टेबल ले लीजिए सामने, कल्पना कीजिए एक टेबल ले लीजिए सामने, टेबल आ गई। अब टेबल के ऊपर एक खाली पेपर लेके आइए, वाइट पन्ना, ठीक है, लेके आ गए। अब उसके ऊपर अपने अनुभव लिख दीजिए, ठीक है, अपने अनुभव लिखिए। अब उस कागज़ को कोई दूसरे देख ना ले, इसलिए अपनी अलमारी के अंदर जाइए और उसको लॉक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लॉक, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी रहस्य छुपे हुए हैं, आपकी जान बसी हुई है, कोई दूसरा ना देख ले, ठीक है ना, आपके राज पता लग जाएगा। आप देखिए दोस्तों आपको याद हो चुके हैं, जो शब्द हैं उनको हम जॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर। जॉन लॉक, आपकी जान है वो लॉक हो चुकी है अलमारी के अंदर, ठीक है। अब देखिए टेबुला रेसा, टेबल से आपको याद हो जाएगा, और कोरे कागज़ पर आपने अपने अनुभव लिखे हैं। तो ये देखिए दोस्तों मिलते जुलते शब्द है, ऐसे ही आपको याद रखना है, रटोगे तो भूल जाओगे। ऐसी ट्रिक अपनानी है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये दोस्तों आपको याद हो चुका है। आगे देखिए वुडवर्थ, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया लास्ट में, जो मनोविज्ञान का विकास क्रम था इसका निचोड़ निकाल दिया। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, वो फिर चेतना को अस्वीकार किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है इसका सारा निचोड़ इन्होंने यहाँ पर दे दिया। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो भाई वुडवर्थ, देखिए इसका नाम है वुडवर्थ। जो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा, इन्होंने सारा अर्थ समझा दिया, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी रहता है ना उसको काफ़ी अनुभव होते हैं। इन्होंने सारी मनोविज्ञान की जो विकास क्रम है इन्होंने देखा है, इसलिए इन्होंने बूढ़े आदमी ने सारा अर्थ बता दिया। अब देखिए दोस्तों आपको ये याद हो गया आसानी से। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो वॉटसन थे, वॉटसन ने एक स्टेटमेंट दे दिया बहुत अच्छा सा, इसको भी आप याद रख लो कि तुम मुझे कोई भी सामान्य बालक दे दो, उसे मैं चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। देखिए वॉटसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति एकदम, जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जब उसका जन्म होता है एक खाली रहता है, उसको आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ये वॉटसन का स्टेटमेंट था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो अगर आपको आगे भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।